सभी संगीत प्रेमियों, युवा छात्रों और स्पीक मैके के वॉलंटियर्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्पीक मैके परंपरा उत्सव श्रृंखला के दूसरे दिन के कार्यक्रम में, और आज हमारे साथ हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक ऐसे कलाकार जिन्होंने सारंगी को उसका स्थान दिलाने में बहुत मुख्य भूमिका निभाई है, और वो एक ऐसी परंपरा से आते हैं जिसने हमारे सारंगी और शास्त्रीय संगीत को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दिलाई है। और सारंगी को एक अकम्पनी इंस्ट्रूमेंट से सोलो इंस्ट्रूमेंट, एक मुख्य धारा के इंस्ट्रूमेंट के रूप में सामने लाने में उनकी परंपरा ने मुख्य भूमिका निभाई है। और उनके साथ संगत कलाकार हैं तबले पर श्री शाहनवाज खान जी, और उनके कलाकारों के परिचय के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारी युवा वॉलंटियर सलोनी पांडे को। सलोनी जी। नमस्कार एवरीवन। खान जी with us. Of Ustad Sabir Khan ji. Rajasthan. Khan ji. He trained under his father years old. He was introduced by his grandfather Ustad Gulab Khan ji. He is known today for his rare combination of soul and lay. Fortunate, such a renowned artist with us in concerts and also Pandit Anand like Ghazal Maestro Ustad Ghulam Ali ji. Near city center and recently the album of Lata like Chameli, Rogue, and his recent film was Faisal Safe, which is a multilingual film. He was part of Unplugged. We have a lot more to say about Sir, but as we all know, time is very precious. So, on the behalf of entire Speak Mackey family, I would like to welcome you, sir. Welcome, sir. साबिर सर, साबिर जी। Sir, can you hear me? Sir, can you hear me? में हमें सुन नहीं पा रहे हैं, करते हैं कि उन तक हमारी आवाज पहुंचे।
of entire Speak Make family. Thank you so much. And आज आप हमारे साथ अपना प्रेशियस जो वक्त है वो साझा कर रहे हैं। अरे वक्त ही वक्त है। जी जी जी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे श्रोता होंगे जो स्टूडेंट्स हैं और बच्चे हैं, तो एक ऐसी बहुत ब्रेक हो रही है। आपका पहला खिलौना Okay, so we are started or just? हाँ साबिर जी, हम कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। ओके, सबसे पहले तो आप लोगों का सबसे पहले नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी हो सब खैरियत से हो और ईश्वर आप लोग को सलामत रखे, अच्छी सेहत के साथ। और स्पीक मेके परंपरा उत्सव जो है, पहले मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि स्पीक मेके से मेरा ताल्लुक ज़्यादा लंबा है, क्योंकि अब्बा के साथ मैंने मेरा स्पीक मेके के साथ में जो मेरा एक रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, वो मैंने मुझे लगता है कि 20-22 साल पहले और आज कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। और स्पीक मेके हमारे अब्बा कहते थे कि ये मैके जो है वो माँ का घर है। तो जब एक बेटी अपने ससुराल से जब वो घर आती है तो उसका घर मैका कहलाता है। तो वो वहाँ के बड़ी फ्रीडम होती है, बड़ा ही सुकून उसको मिलता है, जैसे कि उसका बचपन लौट आया हो। तो यही स्पीक मेके का एक हमेशा हमारे साथ रहा है कि जब भी हम स्पीक मेके के साथ जुड़े रहते हैं या कॉन्सर्ट्स बजाते हैं या टूर करते हैं, कि हमारे घर में ही काम कर रहे हैं और हमारे घर में ही रह के हम लोग वो एक मज़ा मारी जो मिलता है एक आर्टिस्ट को, वो मिल रहा है। तो परंपरा उत्सव जो इन लोगों ने चालू किया स्पीक मेके ने, आप लोगों ने, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि परंपरा बड़ी मुश्किल से मिलती है लोगों को। कहते हैं ना कि एक घर बनाने में बड़ी मुद्दत लग जाती है, लेकिन हम लोग को बना बनाया एक घराना मिला। तो वो घराना आज यहाँ उत्सव के जरिए, परंपरा उत्सव के जरिए आज हम सबको आप लोग से रूबरू इन लोगों ने करवाया। स्पीक मेके का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इस लेगेसी को मैं ही नहीं और भी कई घरों में जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो गाना बजाना चलता आ रहा है, वो सब लोग उसको निभा रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। और सवाल पूछा गया कि मैं बचपन से गाना बजाना कर रहा हूँ, बिल्कुल ये सच है कि मैं अपने माँ के पेट से ही सुनने की तालीम मेरी स्टार्ट हो गई थी। और जब मैं दुनिया में आया, जब मैं पैदा हुआ, तो बचपन से मुझे टॉयज कम और सारंगी, तबला, सितार, हारमोनियम यही मुझे देखने को मिला। तो मेरा बचपन इन्हीं के साथ गुजरा। हमारी अम्मा कहती थी, मेरी माँ, कि जब तू घुटनों के बल चलता था तो इसी के कोई बजा रहा है साज या सितार या जो भी कोई है, तो उनके पास जाके मैं वो साज बजाया करता था, खेलता था। तो मेरे बचपन से टॉयज यही साज हुए। तो वो आदत इसी चीज़ की पड़ी हुई है। कहते ना कि बचपन से जिस बच्चे को जो सिखाया जाए वो वही करता है। तो मुझे बचपन से यही माहौल मिला, तो मैं आज गाना बजाना ही करता हूँ। और बहुत खुश नसीब हूँ कि गाने बजाने की फैमिली में पैदा हुआ। जैसे कि वालिद उस्ताद सुल्तान खां साहब जैसे वालिद मिले, गुरु मिले,
और मेरे दादा उस्ताद गुलाब खां साहब, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध सारंगी नवाज रहे हैं अपने ज़माने में, और मेरे चचा उस्ताद नासिर खां साहब। तो ये सब तालीमात मेरी घर में ही शुरुआत हो गई थी। और मेरी माँ भी माशाल्लाह, उनको भी काफ़ी रागों की नॉलेज थी, क्योंकि मेरे नाना भी सारंगी नवाज, तो वालिद भी सारंगी नवाज, तो भाई भी सारंगी नवाज। तो घर में सारंगी ही सारंगी ज़्यादा मुझे सुनने को मिली। तो नेचुरली बात है कि मैं इसी में ज़्यादा मेरा रुझान रहा बचपन से, और आज मैं आप लोग के सामने हूँ। साबिर जी, सब में हम जी। आप ये जो इंस्ट्रूमेंट है सारंगी, आगे की हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि इसकी क्या खासियत है और कैसे इसकी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी में अपनी इतनी गहरी छाप छोड़ पाया है। देखो क्या है कि सारंगी की एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ ये है कि इसको सारंगी से पहले सौरंगी कहा जाता था। जी और सोरंगी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें 100 कलर है। सोरंगी मतलब 100 कलर, 100 कलर। तो वो, ये सारंगी के अंदर हर एक चीज आप बजा सकते हो। और इसको ह्यूमन वॉइस भी कहा जाता था, वेरी क्लोज टू ह्यूमन वॉइस। जो भी गाने वाला, या ठुमरी हो, चाहे दादरा हो, चाहे गजल हो, चाहे क्लासिकल हो, जो लोग भी गाते थे वो सारंगी जरूर अपने साथ में रखते थे, क्योंकि उससे एक भराव रहे। और जो गले की चीज है वो सारंगी के अलावा मुझे लगता है कि कोई साज नहीं कह सकता। तो इसलिए इसको संगत में काफी बजाया जाता था। और सारंगी, जहां तक कि मैंने सुना है, बात हुई एक, हमें इस वक्त अभी राजस्थान में हूँ, पैदा हुआ उसी शहर में हूँ। और तो यहाँ आज भी एक साज बजता है जिसका नाम है रावण हत्ता। तो वो रावण हत्ता को देख के ये साज बना। तो रावण हत्ता कहते हैं कि रावण ने वो साज को, राजा रावण, भगवान रावण जो है, उन्होंने उस साज को बनाया, अपनी पेट की अंतड़ियों से एक साज बनाया जिसका नाम था रावण हत्ता। अपने गुरु की इबादत करते थे, साधना करते थे भगवान शिव की। तो उनको इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने उनको एक साज बना के दिखाया। तो तब से ये परंपरा चलती रही। फिर बुजुर्गों ने सोचा कि इसको एक अलग शक्ल देनी चाहिए, आवाज बड़ी अच्छी है रावण हत्ते की, तो इसी से मिलता जुलता कुछ एक साज होना चाहिए। तो उन्होंने फिर इस सारंगी को इजाद किया। इसके अंदर पहले 3 तार लगे, फिर 6, फिर 9, फिर आज ऐसे करते करते कम से कम इसमें 36 स्ट्रिंग्स हैं पूरी मिला के। तो ये सारंगी की राजस्थान से मुझे लगता है कि शुरुआत हुई। और हर देश में आज अलग अलग शक्ल में हमें सारंगी देखने को मिलती है। जैसे कि हम पंजाब चले जाएं तो वहाँ की अलग सारंगी है, राजस्थान की अलग सारंगी है। तो राजस्थान में भी 3-4 तरीके की सारंगी है, जैसे कि खमाचा है और सिंधी सारंगी है। तो फिर जो हमारे यहाँ के मांगनियार हैं, मशहूर मांगनियार, वो लोग सारंगी बजाते हैं। तो रावण हत्ता है। तो बो के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसको सारंगी ही हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं, जो कि पूरा सिस्टम वही है बजाने का और करने का। तो जो मांगनियार हैं वो लोग नाखून के हिस्से से बजाते हैं, जहां नाखून एंड होता है वहां से बजाते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं, जो ये सारंगी है पर्टिकुलर, ये हम लोग नाखून के ऊपर का जो हिस्सा है, जो ये खाल है, यहाँ से बजाते हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि दुनिया के सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, साज है, वो सब यहाँ से बजते हैं, इस साइड से। चाहे वो तबला हो, हारमोनियम हो, कीबोर्ड हो, चाहे वो दुनिया के कोई भी साज हो, सब यहाँ से जी बजते हैं। लेकिन एक सारंगी जो है वो यहाँ से बजता है। इसलिए थोड़ा सा इसको मुश्किलात है। और इसमें फ्रेजिंग नहीं है कि आप नोट आपको दिखाई नहीं देते कि कहाँ गंधार है, कहाँ मध्यम है, कहाँ पंचम है, या आपको कुछ नजर नहीं आता। इसमें इसमें आपको अंदाजे से बजाना पड़ता है। जैसे सरोद भी है, तो सरोद में भी आपको ढूंढना पड़ता है कि ग कहाँ है, माँ कहाँ है। और इसमें भी कुछ ऐसा ही है, वायलिन में भी कुछ ऐसा ही है। तो कुछ साज ऐसे हैं जो अंधे साज हैं, उनको अंदाजे से बजाना पड़ता है। और लेकिन सितार में जो है वो सुर नजर आते हैं, हारमोनियम में नजर आते हैं। और लेकिन इसमें
आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें मुश्किलात है। और वैसे ये एक ही वन पीस में बना हुआ साज है। आप देखोगे तो यहाँ से पूरा पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ, एक ही जो मेरा साज है, जो मेरे पास में इस वक्त है, मैं आपको बता दूं कि ये मेरे दादा परदादाओं का इंस्ट्रूमेंट है और इसकी उम्र जो है 120 साल है। तो इसको बस मेंटेन होती है, कलर होता है या टूट फूट होती है तो उसको करवा लेते हैं। तो ये जो साज है, पीछे जो मेरे साज रखा है वो भी काफी पुराना है, कम से कम 50-55 साल पुराना साज है। तो ये एक ही पीस में बनता है। फिर ये जो तीन जो मेन स्ट्रिंग्स हैं, ये हम लोग इसको गट स्ट्रिंग्स कहते हैं, जैसे कि बकरे की आंतों से बनाया करते थे पहले। अभी भी एक है मेरे लगा इसमें, बाकी आजकल तो आर्टिफिशियल भी आने लगे हैं। हार्प स्ट्रिंग्स मैंने लगा रखे हैं जिससे साउंड्स भी अच्छा है, और आजकल ये गट स्ट्रिंग्स मिलना थोड़ा सा कम हो गया है। तो थैंक गॉड के ये काम आ जाते हैं, चल जाते हैं, और साउंड भी अच्छा करता है, कोई बुरा तो है नहीं। और बाकी ये जो है, ये स्किन जो है, ये बकरे की खाल से बनता है, और चमड़ा जिसे हम कहते हैं, जिससे कि तबला भी बनता है, पखावज भी बनती है। जो भी चमड़े के साज होते हैं वो बकरे की ही खाल से ज्यादातर बना जाता है। और ये जो ब्रिज हैं, ये पुराने हैं, इसलिए हाथी के दांत से बना करते थे, आजकल तो हड्डियों से भी बनते हैं। लेकिन पुराने जितने भी साज मिलेंगे वो, जैसे कि जंगलों में, कोई जंगल में जाते हैं तो मिल जाते हैं, कहीं पड़े हुए मिल गए, कुछ भी हुआ तो वहां से ढूंढ के छोटे मोटे पीस लेके उसको मॉडिफाई करके उसको बना के मशीन से घिस घिसा के ये सब बनता है, जो हर एक साज में लगता है। सितार हो चाहे वो सरोद हो, कहीं ना कहीं एक ब्रिज आपको नजर आएगा, वो या तो हड्डी का होगा या हाथी दांत का होगा। और ये तो हो गया साज के बारे में। अब ये जो है, ये मैं आपको बता दूं, ये इसको बोलते हैं बो। तो इंग्लिश में वो कहते हैं और हिंदी में इसको गज कहते हैं। तो गज के अंदर अभी तो इसमें लाइलॉन के लगे हैं बाल, लेकिन मेरे पास में कुछ बाल हैं पुराने जमाने से, वो घोड़े के पूंछ के बाल हम कह सकते हैं उसको। तो ये कुछ चीजें हैं। तो ये एंटीक एंटीक चीजें हैं, इसमें ज्यादा मतलब कम साज में देखने को मिलेगी ये सब चीजें। तो वैसे आपको लग ही रहा है कि बड़ा खूबसूरत साज है, आवाज भी बड़ी अच्छी है, और बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने साज के बारे में सबसे पहले बताऊं, क्योंकि अब ये साज वाकई बहुत मकबूल है। और इस साज को एक ज़माने में संगत में बजाया करते थे, लेकिन अब ये सोलो में भी बड़ा अच्छा बजता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग सोलो बजाते भी हैं, और सोलो के लिए बड़ी मेहनत लगी, जो कि सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे वालिद साहब उस्ताद सुल्तान खां साहब का, फिर पंडित राम रायन जी का, और साबरी खां साहब का, लतीफ़ खां साहब का, शकूर खां साहब का, और भी बहुत से, बुंदू खां साहब का। तो नाम लूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे टीचर्स रहे हैं, सारंगी के विद्वान जिसे हम कह सकते हैं। इन लोगों ने सारंगी को एक सोलो का नाम दिया, जो कि बड़ा मुश्किल, एक ट्रैक को निकाल के, एक यहाँ से निकाल के सारंगी को यहाँ पहुंचाना, तो ये बहुत अपने आप में एक बड़ी बात है। और आज सारंगी सोलो बजती है और अच्छी बज रही है, बहुत अच्छे लोग बजा भी रहे हैं। और सारंगी का नाम जो है वो एक सोलो इंस्ट्रूमेंट में आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले ये सोलो इंस्ट्रूमेंट में नाम कम आता था, पहले सोलो इंस्ट्रूमेंट सितार, फ्लूट, संतूर, सरोद ये सब आते थे। लेकिन आजकल सारंगी का सोलो नाम, ये जितने भी मैंने बुजुर्गों के नाम लिए हैं सब उनको क्रेडिट जाता है। तो उन्होंने अपने साज को एक एक पहचान दी, एक अलग इज्जत दी। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। जो चले गए उनके लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो जन्नत फिरदौस में वो मुकाम हासिल हो उन्हें। शुक्रगुजार है उनके, और जो हयात है उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। तो ये है सारंगी की कहानी। धन्यवाद सर। और सलोनी जी, आपका कोई प्रश्न है या हमें कार्यक्रम शुरू करना चाहिए? आई थिंक सर हम समय से अधिक नहीं जा सकना चाहिए, और हमारे सारे व्यूवर्स भी इसीलिए बैठे हुए हैं, तो हमें लगता है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो जी आपको हम आमंत्रित करते हैं कार्यक्रम के लिए। आप अपने संगत कलाकार के साथ हमारे हम सबको अपने कार्यक्रम से आनंदित करें। जी बिल्कुल। मैं शुरू करने से पहले हमारे साथी कलाकार का मैं
इंट्रोडक्शन आपको दे दूं, जो क्योंकि इस वक्त क्या है, अभी तक वो चीज का असर है और लोग थोड़ा सा आना जाना अभी बंद करके रखा है, क्योंकि राजस्थान में हूँ ढूंढना, लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो तबला बजा रहे हैं और खुशी की बात है कि मेरे घर में भी तबला है। और तो मेरे भांजे हैं शाहनवाज खान, मैं एक बार आपको उनको मिलवाना चाहूंगा, एक बार आप उनके दर्शन कर सकते हो। शाहनवाज जी आपका सो शाहनवाज भाई हैं। सो ये आप जो भी कुछ है आप लोग के सामने है। और राग मैंने कोई ज्यादा डिसाइड किया नहीं, जो ट्यून था बस जी मैं उसी को देख के रागेश्वरी की कोशिश करूंगा बजाने की। और ताल जो है वो संपूर्ण ताल जिसे हम कहते हैं 3 ताल, जी सर। वो मैं बजाऊंगा। और कोई गलती हो तो क्षमा चाहूंगा, आप लोगों से माफी चाहूंगा। थोड़ा सा मैं बस मेरे फोन को चार्ज पे लगा दूं, नहीं तो कहीं बंद ना हो जाए। बिल्कुल सर। हाँ, तो मैं अभी हैंड फ्री निकाल रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि हैंड फ्री निकालने के बाद मुझे लगता है साउंड ज्यादा बेटर आएगा सारंगी का। तो हाँ, जी सर, शुरू। आप लोग को आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। आप लोग को आवाज आ रही है? हाँ, सुनाई दे रही है सर। जी सर। हेलो। जी सर, हमें सुनाई हाँ दे जी रही है सर। आपकी आवाज। आवाज आ रही है आप लोग को? आ रही है सर, हमें बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। कविता जी, अशोक जी, हमारे पास बस एक शब्द है, हम इतना ही कह सकते हैं, अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद उस्ताद जी। साबिर जी, इतनी तल्लीनता से आपने ये प्रस्तुति दी है, इसके लिए वाह वाह जैसे शब्द बहुत छोटे हैं, और आपने इस कोरोना संक्रमण के नकारात्मक माहौल में सकारात्मकता से भर दिया है, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में हम और अधिक सुन पाएंगे और साक्षात आपके दर्शन कर पाएंगे। इस आशा के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अपना आभार प्रकट करते हैं, और आपसे अनुरोध करते हैं कि 2 शब्द कहकर कार्यक्रम का करने की कोशिश करें। बस 2 शब्द क्या है, ये कहते हैं कि गाने बजाने में सारे शब्द आ गए, संगीत में ही सारी चीज़ें आ गई हैं। और ये स्पीक मेके तो वैसे बहुत सारा, ये कई सालों से जो यंग जनरेशन है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मेरे बाद की हो, चाहे मेरे से छोटे हो, चाहे बड़े हो, एक चीज़ मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर, चाहे किसी भी चीज़ में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई भी आर्ट से जुड़ा हो, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना हो सके माइंड में खुदा के अलावा कोई और होना ही नहीं चाहिए, यकीन करो, ईश्वर के अलावा, क्योंकि जहाँ सुकून है वहीं इंसान को जाना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और मुझे लॉकडाउन में हमने सबने पालन किया,
और लॉकडाउन का बहुत अच्छे से पालन किया। आज भी हम लोग सोशल डिस्टेंस रखते ही हैं और कहीं भी बाहर जाते हैं मास्क पहन के ही जाते हैं, और ये अच्छी बात है, ये हम सबकी हिफाजत है। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन में मेरा फ़ायदा ये हुआ कि मेरा पर्सनली एक थॉट है, एक सोच है कि मैंने उसको एक महसूस किया है कि ज़िंदगी भर हम लोग फैमिली से दूर रहे और साल के 8 महीना 9 महीना हम लोग अब्रॉड, अमेरिका, लंदन, यहाँ वहाँ कॉन्सर्ट बजाते ही जाते हैं। फैमिली को टाइम बहुत कम दिया हमने, लेकिन इस बार फैमिली में टाइम देने का ये बेनिफिट हुआ कि हमारे जो छोटे बच्चे थे, जो कि संगीत से थोड़े से दूर थे, क्योंकि उनको तालीम नहीं हो पा रही थी जो होनी चाहिए, जो हमें बचपन में मिली। तो वो उन बच्चों को थोड़ा-सा उस चीज़ से दूर थे। तो हम लोगों ने क्या किया, ये कोरोना में एक ये बेनिफिट हुआ कि हमारे घर के बच्चे जो है, हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, जो मैं 9th जनरेशन वो जो 10वीं जनरेशन जो आने वाली है, वो गाना बजाना करने लगी। वो सारंगी बजाने लगे, सितार बजाने लगे, तबला बजाने लगे, गाना गाने लगे। तो ये बेनिफिट मिला। और दूसरा बेनिफिट ये मिला कि हमें रियाज़ करने का इतना मौका नहीं मिलता था, क्योंकि भागा-दौड़ी इतनी थी कि जो रियाज़ बचपन में कर लिया, वो अब नहीं हो सकता। ख़ैर, तो रियाज़ भी हो गया। हमारे साथ-साथ रियाज़ के साथ-साथ जो बच्चे हैं, वो भी उनकी भी तालीम हो गई। और पेशेंस रखना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे माइंड में क्या है कि एक तो ब्रेन है, उस ब्रेन के अंदर 10 तो बातें घूमती हैं कि यार मैं ये भी बन जाऊँ, यार मैं वो भी कर लूँ, यार ये भी होना चाहिए, अब 99 हो गया तो अब 100 तो ज़रूर होना चाहिए, 100 हो गया तो 101 तो होना ही चाहिए। तो ये एक आशा जो है वो कभी ख़त्म होती ही नहीं। अच्छी बात है, आशा रखो, अपेक्षा रखो, हर एक चीज़ रखो, लेकिन उसके साथ-साथ सब्र भी रखो। मैं चाहता हूँ कि माइंड में खाली होना चाहिए माइंड यार। सुकून, जब तक हमारे माइंड में सुकूनियत नहीं होगी, हम कुछ नहीं सोच सकते, कुछ नहीं कर। एक संत से मेरी बात हो रही थी, स्वामी नारायण वाले हैं और मेरे अब्बा के शागिर्द भी हैं उसमें से कुछ लोग। तो मैंने ऐसे ही कहा कि स्वामी जी, अगर नींद नहीं आए तो क्या करना चाहिए? नींद का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक कलाकार की एक अलग लाइफ़ है, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना। मैंने कहा थोड़ा जल्दी सोने का ये और थोड़ा क्या होना चाहिए? उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने ये कहा कि साबिर भाई, पहले तो माइंड को शांत करके सोइए और ये सोच के सोइए कि आज जो काम करना था वो कर लिया। अब जो काम करना है, वो कल देखेंगे, जो भी होगा। आज आराम से सो जाओ। तो माइंड को सुकून में रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि बस ईश्वर, खुदा, भगवान, इनकी इबादत में लग जाओ, अपने आप ही सुकून मिलेगा। और ये सबसे बड़ी इबादत है, गाना बजाना जिसे हम कह सकते हैं। मैं अपनी जिस लाइन से मैं हूँ उसी लाइन की बात करूँगा। गाना बजाना अगर सुकून का हो, तो आपको मेंटली सुकून, फिज़िकली सुकून, हर एक चीज़ में सुकून ही सुकून आपको मिलता है। मुझे मिला है, मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे गाने बजाने से जो मुझे सुकून मिलता है, शायद मैंने मैंने और चीज़ में सुकून, या तो माँ की गोद में मैंने सुकून लिया, और या फिर मेरी सारंगी की गोद में मैंने सुकून लिया, यकीन करो। और बस यही सुकून मैं सबकी ज़िंदगी के लिए दुआ करता हूँ कि आप सबके दिल और दिमाग में और ज़हन में और हमेशा ज़िंदगी में सुकून रहे। जितना है उतना आपको ज़रूर मिलेगा, उससे ज़्यादा अपेक्षा रखोगे तो ठीक नहीं। हमारे अब्बा कहते थे, मैंने एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन से पूछा कि बड़ा आदमी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे कि मैं उनका नाम ही ले देता हूँ, रतन टाटा सर। रिस्पेक्टेड, बहुत ही हमारे रिस्पेक्टेड है, हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के बड़े इंसान हैं, विद्वान हैं, रतन टाटा। मैंने उनसे एक सवाल ऐसे ही पूछ लिया कि बड़ा आदमी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो उन्होंने कहा कि नीचे देख के चलो। बड़ा अच्छा मैसेज, बस नीचे देख के चलते रहो। भागोगे तो आप नीचे देख ही नहीं पाओगे, आप सामने ही देखोगे। इसका मतलब ये है कि चलते रहो, नीचे देख के चलते रहो। तो ये एक बड़े लोगों की बड़ी बात है। तो इसमें अच्छी एक मैंने तो इससे बहुत सी चीज़ें सीखी कि वाक़ई सच बात है कि नीचे देख के इंसान को चलना चाहिए, और जितना है उसमें शुक्र अदा करना चाहिए। नहीं है, उसको एक ख्वाब समझना चाहिए कि ख्वाब कभी सच होते नहीं।
तो जो है बहुत अच्छी ज़िंदगी है, बहुत अच्छी लाइफ है। ईश्वर ने हमें वापस एक नई ज़िंदगी दी है एक तरीके से, और ईश्वर ने ये कोरोना एक तरीके से, मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि मैंने इंटरव्यू में भी कहा मेरे एक, कि हम लोगों ने हमारे घर को बहुत साफ सुथरा रखते हैं, आज भी हम देख रहे हैं सब कुछ एकदम साफ सुथरा है, लेकिन हम हमारे मोहल्ले को, हमारी सड़क को, हमारी रोड को हम गंदा करते हैं। और वो जो चीज़ है वो ईश्वर की चीज़ है, ये कुदरत ईश्वर की चीज़ है। पेड़ पौधे, पक्षी परिंदे, हवा पानी, बिजली हो या कंकर हो या जो भी, पहाड़ हो, आसमान हो, चांद हो, सूरज हो, तारे हो, हमने पूरी कायनात को, यकीन करो, गंदा करके रखा है। हम ये नहीं सोचते कि हमने कचरा फेंका तो वो रोड पे फेंक रहे हैं। घर तो साफ है लेकिन रोड गंदी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ मैंने पर्सनली अपने आप पर सोची है, देखी है, तो ईश्वर ने यही कहा कि भैया एक काम करो, आप अपने घर में वैक्यूम करते हो, साफ सफाई करते हो, और जरा मैं भी अपनी कुदरत को जरा साफ सफाई में लग जाऊं, तो आप जरा घर बैठो 1-2-1.5 महीना। तो ठीक है, उसने अपना काम किया है, वो अपनी साफ सफाई कर रहा है, और ये भी ज़रूरी है। आज आप बाहर निकलो, आपको वो हवा में ही एक माशाल्लाह तब्दीली आई है, आप ऑक्सीजन लेते हैं, आप बाहर जाके तो उसके अंदर एक फ्रेशनेस महसूस हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ये तो पॉल्यूशन से भरे हुए हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ, फ्लैट में, बिल्डिंग में, तो वो सामने वाली बिल्डिंग बड़ी नज़दीक है, लेकिन वो नज़र ही नहीं आती है कि इतनी धूल मिट्टी, इतना पॉल्यूशन की नज़र भी नहीं आती है। आज एकदम क्लीन नज़र आ रही है, तो बड़ी बात है, अच्छी चीज़ है। तो प्लीज़ हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, और अपना ख्याल रखें। और स्पीक मेके के लिए तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मेरा माइका है, तो दुआ देता हूँ। हमेशा आप लोगों से मुझे प्यार मिला है, मेरे घर वालों को प्यार मिला है, और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही काम करते जाएं, और ऐसी यंग जनरेशन के अंदर संगीत का प्यार रस जगाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू जी। स्पीक मेके परिवार की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एक बार शाहनवाज जी का मैं वापस से आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग शिकायत कर रहे होंगे तबले वाले को दिखा नहीं रहे हो, जी, अगर जी, मैं दिखा दो। थैंक यू शाहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा बजाया। आप प्लीज दुआ करें इनके लिए कि ईश्वर इनको तरक्की दे, और इनका भी खूब नाम हो। ये हमारी घर की, यकीन करें कि 10वीं पीढ़ी है, 10वीं जनरेशन है, और मेरे सर नाम होगा क्योंकि वो आपकी संगत में है। जी जी जी। और मेरे घर में भी काफ़ी बच्चे, जैसे सलमान है मेरा नेफ्यू, वो भी सितार बजाते हैं, शाहरुख है सारंगी बजा रहा है, आमिर गाता है, खालिद भी सारंगी बजा रहे हैं। तो दुआ करें आप, हमारी जनरेशन जो आने वाली लेगेसी है, ये परंपरा उत्सव ऐसे ही बनता रहे, मेरे साथ भी और उनके साथ भी। सो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। और किरण सेठ अंकल को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ यहीं से, और उनके लंबी उम्र के लिए शुभकामनाएं, दुआ देता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई गलती हो गुस्सा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद हमारे सभी श्रोताओं का, और हमारे साथ बने रहने के लिए। और मैं आप सभी का पुनः आभार प्रकट करता हूं अपनी सहयोगी सलोनी पांडे के साथ। और कल का हमारा जो कार्यक्रम है उसमें हिंदुस्तानी वायलिन वादन होगा नंदिनी शंकर जी का। तो आप सब लोग कल 6:30 बजे उपस्थित रहिएगा कार्यक्रम में। सलोनी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस इतना कहना चाहूंगी, बहुत बहुत इस परंपरा उत्सव के लिए ऑल द बेस्ट। एंड हम सभी व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्लीज हमारे सारे उत्सव के प्रोग्रामों को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।